इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद अब 11 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या, काशी, मथुरा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो दिल्ली में भी हाई अलर्ट पर IGI एयरपोर्ट। नागपुर की बात करें तो नागपुर में RSS मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलर्ट पर रखी गई है ATS और QRT टीम। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल दिल्ली के लाल किले पे हुए धमाके के बाद लगातार अलर्ट मोड पर अब बाकी राज्यों को भी रखा जा रहा है। नागपुर की बात करें तो नागपुर में संघ कार्यालय यानी RSS का कार्यालय है, जिसे अलर्ट मोड पर रखा गया है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। यूपी में कई ऐसे जिले हैं, महत्वपूर्ण जिले हैं, जहां पर हाई सिक्योरिटी घोषित की गई है। अयोध्या, काशी, मथुरा, ये तमाम वो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं जहां पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। 11 राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद दरअसल ये पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने पर विचार है वो किया गया है। दिल्ली में IGI एयरपोर्ट के बाहर भी सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। तमाम टीमों को लगा दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ पुलिसकर्मी और CRPF कर्मी भी लगा दिए गए हैं और लगातार इस पूरे मामले पर जो जांच है वो भी की जा रही है। मौके की बात करें तो मौका वारदात पर FSL की टीमों ने कई सैंपल्स इकट्ठा किए, कई सबूत और साक्ष्य जुटाए, जो कि आगे इस पूरे प्रकरण में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं। तो दिल्ली में हाई अलर्ट पर रखा गया है IGI एयरपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए वो ये कि दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद, धमाके के बाद 11 राज्यों में, देश के 11 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। यूपी के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है काशी, मथुरा और अयोध्या, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो दिल्ली में हाई अलर्ट पर IGI एयरपोर्ट रखा गया है। FSL टीम की बात करें तो FSL टीम ने ब्लास्ट वाली जगह पर से सैंपल उठाए और आगे जो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं वो हो सकता है कि साबित होती नजर आए। अब लैब में जांच की जाएगी, जो भी सबूत इकट्ठा किए गए, और उसके आधार पर अब ये साफ हो पाएगा कि कहां से कौन सी चीज आई थी। हालांकि लगातार जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ भी जारी है और अयोध्या, काशी, लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हालांकि यूपी में कई ऐसे धार्मिक जिले हैं, धार्मिक स्थल हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर अब खतरा बन रहा है और इसी को देखते हुए एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। हालांकि कल हमने देखा कि किस तरीके से एक के बाद एक ये कार्रवाई हुई। परसों से ही लगातार ये कार्रवाई जारी है और आपको बताएं कि लगातार जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ जारी है। एक तरफ दिल्ली में इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल हो रही है, FSL की टीमें सैंपल्स कलेक्ट कर रही हैं, लैब में भेज रही हैं, तो दूसरी तरफ इसका असर जो है वो फरीदाबाद में भी दिखाई दिया। फरीदाबाद से भी कई अब छापेमारी की गई है और इसमें भी कई लोगों की गिरफ्तारियां और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो इसका असर जो है वो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में भी पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग शहरों में भी जो आरोपियों का कनेक्शन है वो सामने आ रहा है और शुरुआती तौर पर जो अब तक के आरोपी पकड़े गए हैं, जो हिरासत में लिए गए हैं, वो जैश से जुड़े हुए, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए उनके तार बताए जा रहे हैं, जो कि चिंता बढ़ा देने वाली बात है। और इसके अलावा पाकिस्तान, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का ठिकाना पाकिस्तान है और मसूद अजहर से बहुत सारे ऐसे आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है जिनके सीधे तार मसूद अजहर से जुड़े हुए थे। तो देखिए, ये एक तरीके से दिल्ली को दहला देने की कोशिश की गई। तो अयोध्या, काशी, मथुरा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसी के मद्देनजर 11 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है और एक के बाद एक इस बीच बैठकों का दौर भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जायजा लिया था। उसके बाद से वो लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बैठक की। इसके अलावा PM मोदी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो भी वर्चुअली बैठकें कर इस पूरे मामले की तफ्तीश के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो अयोध्या, काशी, मथुरा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में भी अगर बात करें तो कई पूरी दिल्ली में यूँ तो अलर्ट जारी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जगहें हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और भारी मात्रा में जो पूरी तरीके से सुरक्षा कर्मी हैं उनको बढ़ा दिया गया है, उनको लगा दिया गया है। इधर सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है ताकि असामाजिक तत्व जो हैं वो इस माहौल के बीच में
सौहार्द और शांति बिगाड़ने का प्रयास ना कर पाएं। सोशल मीडिया पर भी अफवाहों से बचाने के लिए जो बाकायदा टीमें हैं वो सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग भी कर रही हैं। तो नागपुर में बात करें तो आरएसएस मुख्यालय की यानी संघ मुख्यालय की जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। कार ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में, देश के 11 राज्य ऐसे जिसमें हाई अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या, काशी, लखनऊ की सुरक्षा बढ़ गई है। अयोध्या और काशी अगर बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी यानी काशी में स्थित है। यहाँ पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर अयोध्या में स्थित है, यहाँ पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और यूपी की राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। हालांकि कल एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां हुई और कतारबद्ध तरीके से एक डॉक्टर की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं चिंता पैदा करती है और इसके तार कहां तक और फैले हैं ये भी ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन कल जब भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी तब उन्होंने मंच से इस कार्यक्रम के दरमियान दो टूक ये कह दिया था कि किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है इसमें कि उन्हें छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा। जो साजिश करता होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आंचल यादव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अरसलान हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित ठाकुर कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज सूर्यवंशी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और श्वेतांक त्यागी सहारनपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं न्यूज़ रूम का रुख कर लेती हूँ। मेरी सहयोगी यहाँ से आंचल जुड़ी हुई है। आंचल, फिलहाल की अपडेट क्या है ज़रा बताइएगा, क्योंकि हमने देखा कि अयोध्या हो, काशी हो, लखनऊ हो या दिल्ली के IGI एयरपोर्ट हो, सब जगह सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि दिल्ली के अंदर जो है कई, अगर खास करके हम IGI की बात करें तो वहाँ पर जो एयर ट्रैफिक सिस्टम है उसमें टेक्निकल जो फॉल्ट है या यूँ कह सकते हैं कि टेक्निकल एरर है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा था। हालांकि देखिए उसमें जो सूत्र कह रहे थे वो ये बोल रहे थे कि कोई ना कोई जो खतरा है वो IGI पे मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि देखिए उसके कुछ दिन बाद ही, यानी कि 1 से 2 दिन बाद ही हम देखते हैं कि दिल्ली में एक बड़े धमाके की जो खबर है वो मिलती है। और ये खबर उस वक्त मिलती है जब फरीदाबाद से देखिए आतंकियों के गिरोह का खुलासा होता है, जम्मू कश्मीर से होता है। और ये जो तार हैं, ये कड़ियाँ जो हैं, ये केवल और केवल देखिए केवल हरियाणा यानी कि फरीदाबाद, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई नहीं है। ये पूरे देश भर में देखिए आतंकी मॉड्यूल चलाते हैं जिससे देश के अलग अलग हिस्सों को समय समय पर जो है वो दहला सके। क्योंकि पाकिस्तान को आपने देखा होगा कि पिछले कई ऐसे साल बीते हैं जब उसने भारत में शांति नहीं चाहिए। और पाकिस्तान केवल अकेला नहीं है, पाकिस्तान के पीछे कई ऐसे हमारे दुश्मन देश हैं जो पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। और यही कारण है कि लगातार सरकार जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था तब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और उसी की बौखलाहट में कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। हालांकि पाकिस्तान ने ये ज़रूर बात की थी कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते, तो कहता कुछ है और करता कुछ है। कथनी और करनी में उसकी फ़र्क होता है और वही नतीजा हमें देखने के लिए मिला। क्योंकि जो शाहीना है वो आपने देखा कि किस तरीके से जैश का एक पूरा संगठन जो है ये लोग चला रहे हैं। और अजहर मसूद की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें बौखलाहट है। ये ज़रूर अजहर मसूद ने झुठलाया था कि कोई भी जो नुकसान है वो नहीं हुआ है उसके परिवार को, लेकिन इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता। जो तस्वीर आई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से उसके घर वालों के जो मैयत थी उसमें जनाजे में जो पाकिस्तान की सेना थी वो शामिल होने के लिए पहुंची थी, तो वो बौखलाहट साफ तौर पर दिख रही थी। और जितनी भी देखिए ये बॉम्ब बनाने की जो सामग्री थी जिस मात्रा में मिली है, इससे देखिए देश के कई हिस्सों को बड़ी ही आसानी से उड़ाया जा सकता था। उसी तैयारी में ये लोग थे। लेकिन जब कह सकते हैं कि आपने जिक्र किया आंचल, शाहीना तो ऐसी जानकारी कि बीते 2 साल से विस्फोटक अपने पास जमा कर रही थी, यानी प्लानिंग बहुत पहले से थी
लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग पूरी तरीके से जो कामयाब नहीं हो पाई, ये कहा जा सकता है। वरना तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट की जाती, जो आईईडी ब्लास्ट बरामद हुआ है वो भी पूरी तरीके से विकसित नहीं था, डेवलप नहीं था, वरना तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। मैं रुक करूंगी आपका आंचल, आप रहिएगा हमारे साथ। अरसलान मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। अरसलान, फिलहाल लखनऊ में भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, ऐसी जानकारी है, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जगह है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, मुख्यमंत्री आवास है यहाँ पर, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं 5 कालीदास पर जहाँ वो रहते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री का आवास है, उस पर जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ यूपी विधानसभा जो है वहां की सुरक्षा बढ़ाई गई है और आवाज आवाज मिलकर भाई। जी अरसलान। जी, इसी के साथ जो लोक भवन है, यानी जो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय होता है, वो बेहद महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि न सिर्फ मुख्यमंत्री यहाँ बैठकर मीटिंग करते हैं, लेकिन तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में जो लोक भवन है वहाँ की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई महत्वपूर्ण स्थल है, यानी वैसे तो ये पर्यटक स्थल है, लेकिन कई ऐतिहासिक इमारतें भी, जिस तरीके से दिल्ली में लाल किले में बीते रोज पहले हम लोगों ने धमाका देखा है, वैसे ही यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो इसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद कर दिया है, क्योंकि पुराने लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा है, रूमी गेट है जिसको रूमी दरवाजा कहा जाता है, और इसी के साथ घंटाघर है। ये तमाम वो प्लेसेस हैं जो टूरिस्ट प्लेस के साथ होने के साथ साथ जो है वो ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। जिस तरीके से लाल किला एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो उत्तर प्रदेश के लिए ये जो तमाम स्थान है लखनऊ में वो बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो पुलिस का गश्त है वो आज से ही नहीं, बल्कि जब धमाका दिल्ली में हुआ है परसों देर शाम, उसके बाद से इसको बढ़ाया गया। जी ठीक है, मैं रुक करूंगी आपका अरसलान। हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं एक बार फिर से आंचल आप ही का रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि आंचल ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। शाहीना का जिक्र हम इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा रैकेट डिकोड किया गया है, एक बड़ा मॉड्यूल डिकोड किया गया है, एक बड़ा नेटवर्क पर चोट की गई है, वो भी तब जब कट्टरपंथी को बढ़ावा दिया जा रहा था। किस तरीके से भर्ती करनी है, किस तरीके से रिक्रूट करना है, अपने पूरे नेटवर्क को बढ़ाना है, किस तरीके से भारत में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों में युवाओं को धकेलना है, इसका पूरा जिम्मा जो था वो शाहीना के कंधों पर था। मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर देखिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बात करें तो जो इंजीनियरिंग करने वाले छात्र हैं वो आतंकी मॉड्यूल तैयार करते हुए नजर आते हैं। बॉम्ब कैसे बनाया जाता है इसके फॉर्मूले पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि देखिए ये पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अन्य पढ़ाई करते हैं। जैसे कि देखिए पूरा जो गैंग पकड़ा गया है, ये पूरा का पूरा गैंग डॉक्टर्स का गैंग है। अगर आप सोचिए कि जो बॉम्ब बनाने की सामग्री पर ये लोग काम कर रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहते थे, लेकिन अगर ये किसी को गलत इंजेक्शन भी दे देते तो ऐसे भी कई लोगों की जान कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकते थे। क्योंकि इन्होंने अपने प्रोफेशन को, क्योंकि डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन इनका मकसद जो है वो कहीं ना कहीं जिहाद के प्रति था और वही कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनको अपने प्रोफेशन से मतलब नहीं था। कैसे देखिए एक जिहादी मानसिकता को आगे बढ़ाना है, उस पर ये लोग काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा है कि कैसे आतंकियों के खात्मे के बाद में देखिए जो छात्र है वो पोस्टर लेकर विश्वविद्यालय में उतर जाते हैं, आतंकियों के समर्थन में आवाज उठाते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि कैसे जिहादी मानसिकता को आगे बढ़ाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। और ये मॉड्यूल जो है केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है। आपने ये भी देखा होगा तैमूर राणा जैसे लोग जिन्होंने देखे 26/11 जैसे हमले किए हैं, उन्होंने कितने ऐसे मॉड्यूल तैयार किए होंगे, कितने ऐसे जो गुर्गे हैं इनके जो कि आतंक की विचारधारा को बढ़ाते हैं, वो अलग अलग समय में उजागर होते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि मेरे साथ और भी अलग अलग शहरों से हमारे जो संवाददाता है वो जुड़े हुए हैं। अंकित का मैं रुख कर लेती हूँ, कानपुर से जुड़े हुए हैं। अंकित जरा बताइएगा, क्या यहाँ पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है? बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर की सुरक्षा जो है वो लगातार बढ़ा दी गई है, क्योंकि कानपुर काफी ज्यादा
सेंसिटिव और संदिग्ध शहरों में जो है वो गिना जाता है। अगर बात की जाए पूर्व की, तो पूर्व में जिस तरीके से CANRC आया, उसका विरोध सबसे पहले कानपुर में देखने को मिला। उसके बाद हाल ही की अगर बात की जाए तो आइलम मोहम्मद का विवाद भी कानपुर से शुरू हुआ था। इसके पहले जब लखनऊ से सैफुल्ला जैसे खतरनाक आतंकी की गिरफ्तारी हुई तो उसके भी तार कानपुर से जुड़े थे, और अब सादिया के तार जो है वो कानपुर से जुड़े हुए हैं। कानपुर की GSVM यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज से जो है वो सादिया यहाँ पर प्रोफेसर थी, एक प्रोफेसर के पद पर तैनात थी। तैनाती के दौरान लगभग 7 साल का समय जो था वो उसने कानपुर में दिया था। ATS की एक यूनिट जो है वो लगातार कानपुर में छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है, और सादिया के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको ATS की यूनिट जो है वो अपने साथ लेकर गई थी। और लगातार अब ATS जो है वो ये जांच कर रही है कि सादिया जो है वो 7 साल के दरमियान कानपुर में किन किन लोगों के संपर्क में थी, किन किन लोगों से जो है वो शाहीन जो है वो बात करती थी। क्योंकि अगर बात की जाए तो इसमें जो आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अजहर मसूद की जो पत्नी की जो बहन है सारिया, उसका जो है वो संपर्क जो है वो निकलकर सामने आया है, और वो महिला विंग की कमांडर थी। और इन दोनों लोगों के ऊपर जो जिम्मेदारी, उसी के इशारों पर, उसी के कहने पर ये पूरी जो भर्ती थी, वो जो पूरा प्लानिंग था वो एग्जीक्यूट करने की योजना बनाई जा रही थी। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। अंकित, में रुक करूंगी आपका। मनोज सूर्यवंशी फरीदाबाद से लगातार बने हुए हैं। फरीदाबाद का रुख करते हुए मनोज, फरीदाबाद में कल से लगातार छापेमारी हो रही है। एक यूनिवर्सिटी पे, विश्वविद्यालय में भी एक छापेमारी हुई थी, उसमें क्या कुछ पाया गया, और क्या अभी भी कई जगहों पर जानकारी है छापेमारी चलने की या छापेमारी होने की? बता दें, फरीदाबाद में और ANI की जो टीम है वो लगातार फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसे में बता दें, फरीदाबाद के अंदर जो दौल थाना इलाके में जो अरसला यूनिवर्सिटी है वहां पर पुलिस ने कल सर्च अभियान, बहुत विशेष बड़ा सर्च अभियान चलाया गया, जहां पर यूनिवर्सिटी से फरीदाबाद यह रास्ते में बता दें कि पुलिस की तरफ से उन लोगों की तलाशी की जा रही है जो इन लोगों के पूरे जो सर्कल से जुड़े हैं। और ऐसे में बता दें कि लगातार एक के बाद एक जो डॉक्टर है उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर फरीदाबाद से की जा रही है। पर ऐसे में बता दें कि बड़े पैमाने पर जो विस्फोटक पदार्थ सामग्री जो उनके कब्जे से बरामद हुई है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं अब जो अभियान है वो कर दिया गया है। और हरियाणा पुलिस ने तमाम जो नाके हैं उन पर ये जो गाड़ियां हैं उनकी भी जो गहनता से जांच कर रहे हैं। पर ऐसे में बता दें कि फरीदाबाद के जो उपायुक्त है सतेंद्र जी, उनके सख्त हिदायत है कि किसी प्रकार का जिस तरह का जो आरोपी है या दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में बता दें कि लगातार क्राइम ब्रांच की टीमें कल दौस थाने इलाके में गई थी, जहाँ पर विस्फोटक सामग्री मिली और कुछ सामान है। के लोगों से भी गहनता से पूछताछ की जा रही है कि कितने समय से वो रह रहे थे, क्योंकि 3 किराए पे लिया था। बहुत करते थे, अभी इनसे बता दें कि लगातार जो गाड़ी दिल्ली में जो लाल किले के पास वो गाड़ी फरीदाबाद की सेक्टर 37 की बताई जा रही है, जहाँ कोई गाड़ी का जो है, हालांकि इसकी गिरफ्तारी की है, जो दूसरा जिसको की गई है उसको ऐसे में बता दें कि लगातार कहीं ना कहीं जो तार है वो फरीदाबाद से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लेडीज डॉक्टर है, कहीं जो महिला विंग की जो कमांडर बताई जा रही है, उनका सिर्फ यही काम था कि किसी तरह से जो यहाँ से जो बच्चों को कहीं ना कहीं वो यहाँ पर। ठीक है मनोज, मैं रुक करूंगी आपका, क्योंकि निश्चित तौर पर फरीदाबाद में क्या चल रहा है, फरीदाबाद में कौन सी छापेमारी चल रही है, कहाँ पर NIA की टीमें जो है वो वहाँ पर एक्शन मोड पर नजर आ रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप रहिएगा मेरे साथ, इसके बाद मैं श्वेतांक आपका रुक करूंगी। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी जानकारी अब तक साझा करें। दिल्ली धमाके को लेकर CCS की बैठक होने वाली है। आज शाम PM मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। भूटान से लौटते ही PM मोदी इस पूरे मामले पर मीटिंग करने वाले हैं। हालांकि वो भूटान में उनकी मौजूदगी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार वो इस बात पर संज्ञान ले रहे हैं। तो भूटान से लौटते ही PM मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। आज शाम PM मोदी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। दिल्ली धमाके को लेकर CCS की बड़ी बैठक होगी और आज शाम PM मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। तो भूटान से लौटते ही PM मोदी की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक से पहले ही, हालांकि इससे पहले कैबिनेट की बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले ही CCS की बैठक होगी दिल्ली धमाके को लेकर।
और सीसीएस की बैठक में वो जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे, कहाँ कितनी कार्रवाई हुई है, आगे की क्या प्लानिंग है, क्या योजना है और कहाँ से किसका कनेक्शन सामने आया है। इन तमाम पहलुओं को लेकर वो जानकारी साझा करने वाले हैं और कुछ दिशा निर्देश भी देंगे, क्योंकि कल भी पीएम मोदी ने भूटान से दो टूक कह दिया था कि जो भी साजिश करता होंगे, जो भी षड्यंत्र करता होंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, वो ये कि दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल कई इलाकों में उमर गया था, ये सूत्र बता रहे हैं। कनॉट प्लेस में भी दोपहर 2:30 बजे कार देखी गई थी। मयूर विहार इलाके में भी गई थी कार। मॉड्यूल का हैंडलर विदेश में था। तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो आप तक साझा कर रहे हैं। कनॉट प्लेस में भी दोपहर 2:30 बजे ये गाड़ी, ये कार जो ब्लास्ट हुई, जिसमें धमाका हुआ, उसे उमर लेकर गया था और दिल्ली के कई जगहों पर लेकर गया। मयूर विहार के इलाके में भी ये गाड़ी देखी गई थी। तो दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर ये बड़ा खुलासा और ये बड़ा अपडेट। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसमें उमर जो है मास्क लगाकर गाड़ी चलाता हुआ नजर आया था लाल किले के गेट नंबर 1 के पास। और उसके बाद से लगातार ये जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जा रहा था तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी ओर से कि आखिर ये गाड़ी कहां कहां गई। हालांकि फरीदाबाद भी गई, इसका कनेक्शन जो है वो फरीदाबाद के अलावा बदरपुर बॉर्डर से भी है, फिर लाल किले पर, लेकिन उससे पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी ये कार देखी गई थी, ऐसी जानकारी है। और मयूर विहार इलाके में भी ये कार जो थी वो गई थी। और श्वेतांग त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, हमारे सहयोगी सहारनपुर से। श्वेतांग, जरा बताइएगा सहारनपुर में भी क्या अलर्ट जारी किया गया है, जल्दी से अपनी अपडेट दीजिएगा। देखिए मैम, पूरे देश में ही अभी अलर्ट जारी है। आप बात करें सहारनपुर की, सहारनपुर ही एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे पहले इस पूरी घटना के तार जुड़े हुए थे। यहाँ से डॉक्टर आदिल को 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस और सहारनपुर पुलिस के एक साझा ऑपरेशन ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद ही आदिल की पूछताछ के बाद ही एक से एक परतें खुलती चली गई। आदिल ने डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में बताया। डॉक्टर मुजम्मिल के फरीदाबाद कमरे से 3000 किलो RDX बरामद हुई है, जिसके बाद तार लगातार जुड़ते गए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक MBBS डॉक्टर जिसको 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी महीने की, वो किस मानसिकता से इस जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था। बता दें कि जम्मू कश्मीर में ये डॉक्टर आदिल जो है एक CCTV कैमरे में कैद हुआ था, जहां पर ये जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपकाता हुआ नजर आया था। तो उसी के बाद से ही सारी कड़ियां एक से एक जुड़ती चली गई। जी ठीक है, मैं श्वेतांग का रुख करूंगी आपका। अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, कहाँ पर आपकी मौजूदगी है और फिलहाल ये भी बताइएगा कि क्या वहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया जहाँ पर आपकी मौजूदगी है? जी बिल्कुल, बात करें तो भिवानी से फिलहाल मौजूद हैं। भिवानी में अगर बात करें तो जिस तरह से दिल्ली में घटना के बाद पूरे हरियाणा के अंदर ही जो अलर्ट जारी किया गया है, भिवानी की भी अगर बात करें तो भिवानी में भी पुलिस के द्वारा जो नाकाबंदी की गई है। अगर बात करें तो गाड़ियों की चेकिंग और तमाम चीजें जो लगातार की जा रही हैं, आने जाने वाली बॉर्डर जो सीमाएं हैं उनके ऊपर नाकाबंदी करके गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई वस्तु तो नहीं है तमाम चीजों को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से विस्फोटक सामग्री जिस तरह से मिली है उसको लेकर के अब पूरी हरियाणा के अंदर ही पुलिस जो है एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि फरीदाबाद से इसका कनेक्शन है, अंबाला में भी जो गाड़ी थी उसका कनेक्शन सामने आया, निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। क्या यहाँ पर कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई गतिविधि यहाँ पर देखी गई, क्या आने जाने वाले लोगों की गहन जांच पड़ताल भी की जा रही है? जी बिल्कुल, बात करें तो आने जाने वाले लोगों पर खास करके नजर रखी जा रही है, जो सीमाएं हैं उनके ऊपर। और NIA की अगर बात करें या एजेंसीज की अगर बात करें तो अभी इस तरह की कोई स्थिति भिवानी में नहीं देखने को मिली है, क्योंकि NIA की अगर बात करें तो फरीदाबाद में जगहों पर जहाँ विस्फोटक सामग्री मिली है, 2900 किलो जो विस्फोटक सामग्री मिलना कहीं ना कहीं पहले ही खतरे को दर्शा रहा था। उसके बाद जो इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के।
पर अब देखना रहेगा कि किस तरह से जो है आगे का जो सरकार इसमें कदम उठाती है और किस तरह से आरोपियों को इसमें पकड़ा जाना देखना रहेगा। ठीक है, अरसलान का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ, लखनऊ से लगातार बने हुए मेरे साथ। अरसलान, यूपी की राजधानी लखनऊ, जहाँ पर वैसे भी कई बैठकें चलती है, तमाम उत्तर प्रदेश में जो फैसले लिए जाते हैं वो लखनऊ में ही एग्जीक्यूट होते हैं और फिर लखनऊ से ही फिर वो पास ऑन होते होते राज्य दर राज्यों में ज़िले दर ज़िले में पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल क्या किस तरीके से कार्रवाई देखी जा रही है? यूपी पुलिस कितनी एक्टिव नज़र आ रही है? क्या दिल्ली और यूपी के बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ाई गई है? ऐसी कोई जानकारी? मनीषा, देखिए बिल्कुल आज से ही नहीं, लेकिन ये जो सुरक्षा है वो परसों देर रात से ही बढ़ा दी गई है। न्यूज इंडिया की टीम ने लखनऊ के तमाम इलाकों में, लखनऊ के चारबाग जो ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है और बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन में शुमार होता है, वहां आधी रात जाकर रियलिटी चेक भी किया था इस दौरान कि किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। तो तमाम जो डॉग स्क्वाड है, तमाम जो पुलिस बल है, जो जोनल पुलिस है, वो भी अपनी तरीके से पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। कल पूरा दिन हम लोग डॉक्टर परवेज अंसारी यानी जो शाहिदा के भाई हैं उनके घर पर भी थे। वहाँ जिस तरीके से एटीएस की टीम, एनआईए की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान पहुंचे थे और तमाम जो जांच पड़ताल थी, जो जानकारियां जुटाने का काम था वो वहां पर किया। और लखनऊ के बाहरी छोर मड़ियाओं इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। इसी के बाद लालबाग इलाके की बात करते हैं, जहाँ पे शाइस्ता का अपना जो पैतृक घर था, वहां पर भी हम लोग मौजूद रहे और वहां पर भी इस तरीके की जो कार्रवाई है वो देखी गई। 1.5 घंटे तक एनआईए की टीम और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और इसी के साथ जो एटीएस की टीम है वो वहां पर पहुंची थी। उनके घर पर उनके पिता यानी जो सईद अंसारी हैं वो वहां पर मिले थे। उनसे भी उनकी बेटी को लेकर जो पूछताछ है, उनके बेटे यानी डॉक्टर परवेज अंसारी को लेकर जो बातचीत है वो 1.5 घंटे तक बंद कमरे के अंदर करी गई और तमाम मीडिया जो है घर के बाहर बना रहा। तो कुल मिलाकर लखनऊ एक अहम स्पॉट है, एक अहम कड़ी है इस पूरे मामले में, न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लेकिन जिस तरीके से जो तार जोड़ रहे हैं उसको लेकर भी। तो अपने आप में तमाम चीजें जो है मनीषा वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, मैं आप सभी का रुख करूंगी, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट अपने दर्शकों तक साझा करें। दिल्ली में ब्लास्ट की जांच जो है वो और तेज़ हो गई है। अब एफएसएल की टीम ने ब्लास्ट साइट से कई सैंपल इकट्ठा किए हैं, तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल ब्लास्ट साइट जो है उस पर जाकर एफएसएल की टीम ने अब कई सैंपल इकट्ठा किए हैं, लैब में भेजे गए हैं और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ही ये पता लगाने का प्रयास भी किया जाएगा कि और कहां पर योजना थी, क्या क्या इस्तेमाल किया गया था। एफएसएल टीम ने ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंचकर, और कल से हमने देखा कि कल से ही बाहरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो एफएसएल की टीम थी वो लगातार निगरानी में अपना काम कर रही थी और वहां पर पहुंचकर सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे थे। एफएसएल टीम ने ब्लास्ट साइट पर पहुंचकर सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। हालांकि अब इनको लैब में पहुंचाया गया है, लेकिन अब जांच होगी और आगे जब ये लैब से टेस्टिंग होकर वापस ये सैंपल आएंगे तो फिर कड़ियाँ हो सकता है कि और ज़्यादा खुलती हुई नजर आए। एक बार फिर से मैं मनोज आपका रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जानकारी है मनोज की फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहाँ पर कल काफ़ी देर तक कम से कम 800 और 1000 के बीच में जब वहाँ पर पुलिसकर्मी पहुँचे थे छापेमारी करने के लिए, ऐसी जानकारी है कि I-20 कार, उमर की कार वहाँ पर करीब करीब 9 से 11 दिन 10 दिन तक वहाँ पर खड़ी रही। बता दें कि कल फरीदाबाद में करीबन 800 पुलिस कर्मियों की जो ड्यूटी है वो यहाँ पर लगाई गई थी। हर फलाह यूनिवर्सिटी जांच कर रही थी और ऐसे में एएनआई की जो टीमें हैं, क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, वो भी इसमें मौजूद थी। ऐसे में बता दें कि जो गाड़ी जो I-10 जो गाड़ी की अगर हम जिक्र कर ले तो I-10 गाड़ी की कहीं ना कहीं जो संबंध है वो हर फलाह यूनिवर्सिटी से ही कहीं ना कहीं, जिस तरह से वो रहते थे फरीदाबाद के सेक्टर 37 से बीच और इन लोगों है वो कहीं ना कहीं कार है वो कहीं ना कहीं
पुलिस संभाल रही है। और ऐसे में बता दें हलपला यूनिवर्सिटी में जब प्रशासन की जो टीम जांच कर रही थी, इसी के दौरान कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। हालांकि फरीदाबाद कमिश्नर इसमें बड़ा खुलासा कर सकते हैं, पर ऐसे में बता दें कि लगातार इस मामले से जितनी जुड़ी चैनें हैं पुलिस को या क्राइम ब्रांच की टीमों को मिल रही है, वो तुरंत संबंधित जितने भी जो लोग हैं बारीकी से पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में बता दें कि फरीदाबाद में जिस तरह से जब डॉक्टर ने साइना जब गिरफ्तार की है, उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर इतना बड़ा जो हादसा हुआ है और इसको जो गाड़ी का जो मेन मालिक है उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है, और जो दूसरा मालिक जिसको बेची गई थी उसको की जा रही है, क्योंकि जो गाड़ी जो खरीदी थी तो आपने नहीं करी। ऐसे में मालिक है उससे पुलिस गाड़ी किन लोगों को देखी, क्योंकि 3 से 4 इस गाड़ी के मालिक हो गए थे। गाड़ी कहीं ना इसके बाद लगने के बाद इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। ऐसे में बता दें कि जो क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो लगातार हलपला जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे भारी मात्रा में हालांकि 11 दिन तक ये गाड़ी जो है वो वहीं पर खड़ी रही। ऐसे में क्या किसी को डाउट नहीं हुआ, क्या किसी को यूनिवर्सिटी में शक नहीं हुआ, क्या लोगों ने ये पूछा नहीं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या किसी को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि इसके अंदर आखिर ये क्या डेटोनेटर लगाया जा रहा है या फिर आईईडी इंजेक्ट किया जा रहा है? इसके बारे में किसी प्रकार की किसी को डाउट नहीं हुआ? क्या ये भी एक जांच का विषय है या फिर किसने मदद की, किसके बचाव से और किसके संरक्षण से ये सब हो पाया? मेरे सहयोगी अंकित भी लगातार बने हुए हैं। अंकित, जरा बताइएगा फिलहाल सोशल मीडिया पर कितनी निगरानी रखी जा रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे समय पर जो असामाजिक तत्व हैं वो भी अफवाहें फैलाते हैं और वो भी सौहार्द और शांति बिगाड़ने का काम करते हैं, तो सोशल मीडिया पर किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है अंकित? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसके बाद से निगरानी जो है वो लगातार बढ़ा दी गई है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर लगातार जो है वो निगरानी की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही इस तरीके की चीजों को जो है वो भव्य रूप देने की कोशिश करी जाती है और षड्यंत्र रचे जाते हैं। और जो अगर टेरर मॉड्यूल की बात करी जाए तो टेरर मॉड्यूल में भी मोस्टली ये लोग सोशल मीडिया का ही प्लेटफॉर्म जो है वो बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी जो है वो की जा रही है। पुलिस की एक अलग से विंग्स जो है वो लगाई गई हैं जो कि लगातार निगरानी कर रही हैं। उसके साथ ही साथ जो पोस्ट हैं उन पोस्ट पर निगरानी की जा रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक के साथ साथ जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर लगातार निगरानी की जा रही है। और सबसे बड़ी चीज ये निकलकर सामने आई है कि जो ये आतंकी मॉड्यूल था ये लगातार टेलीग्राम के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसकी जो है वो गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर आम जनता से भी अपील करी है और लगातार जो है वो निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं कि जनता से साफ तौर पर यह कहा गया है कि यदि आपके आसपास कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी तत्काल रूप से जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर जो है वो जानकारी दी जाए और लोगों को जो है वो अलर्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो अपनी एक अहम भूमिका निभाता है उसको, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही लगातार अपील करी जा रही है और लोगों से भी अपील करी जा रही है कि देश का माहौल खराब ना किया जाए, प्रदेश का माहौल ना खराब किया जाए। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पुलिस के लोग हैं वो लगातार मामले की जांच कर रहे हैं। एटीएस की श्वेतांक, सहारनपुर जहां से डॉक्टर परवेज की गिरफ्तारी होती है वहां से वो पकड़ा जाता है, उसके बाद से लगातार जो माफ़ कीजिएगा डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी होती है और वहां से फिर वो पकड़ा जाता है और उसके बाद से लगातार वहां पर जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई नजर आती है। फिलहाल क्या वहां से और भी गिरफ्तारियां होने के चांसेस है या फिर और भी वहां पर पुलिस बल जो है वो पहुंच रहा है? छापेमारी अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर चल रही है क्या सहारनपुर में? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब से डॉक्टर आदिल यहाँ से गिरफ्तार हुआ है लगातार एटीएस की टीम यहाँ पर अपना डेरा डाले हुए है। कई लोगों को एटीएस ने डिटेन भी किया है जो डॉक्टर आदिल के साथ आते जाते थे, मिलते जुलते थे। उसमें एक नाम डॉक्टर बाबर का भी आ रहा है, जो डॉक्टर बाबर आदिल के साथ उसी सेम हॉस्पिटल में काम किया करते थे, उनका आना जाना बहुत था। तो कहीं ना कहीं एटीएस जो है वो अपना डेरा डाले हुए है और लगातार उन डॉक्टर आदिल के संपर्क में आए लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि अभी पिछले महीने 4 अक्टूबर को ही डॉक्टर आदिल ने जम्मू कश्मीर में जाकर शादी की थी, जहां पर कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया था। तो अब एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस की रडार पर वो लोग भी हैं जो इस शादी में शामिल हुए थे और जो लगातार डॉक्टर आदिल के संपर्क में हैं। जी
ठीक है, तो मेरे सहयोगी लगातार वहाँ पर बने हुए हैं अलग अलग शहरों से। एक बार फिर से मैं अरसलान आप ही का रुख कर लेती हूँ। अरसलान, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लखनऊ में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखी जा रही है। दिल्ली में तो अलर्ट है ही, लेकिन उसके अलावा लखनऊ हो, काशी हो या फिर मथुरा हो या अयोध्या हो, यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है। ये समझा जाए कि धार्मिक स्थलों की भी सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल प्राथमिकता पर रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, मनीषा आपने ठीक कहा है कि ऐतिहासिक इमारतें हो, पर्यटक स्थल हो या फिर जो महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे मैंने बताया था मुख्यमंत्री आवास, लोक भवन, विधानसभा, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ की तो सुरक्षा बढ़ाई गई है। तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वो में महत्वपूर्ण है। और इससे पहले उससे पहले की अगर बात करी जाए तो जब गुजरात एटीएस ने जो कार्रवाई करी थी और वहां पर संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश के, तो उनसे जो खुलासा हुआ था वो ये खुलासा हुआ था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो आरएसएस का कार्यालय है उसकी उन्होंने रेकी करी थी और कहीं ना कहीं वो जो था वो अहम निशाने पर था। आरएसएस का कार्यालय लखनऊ के 8 नंबर चौराहा यानी निराला नगर का वो इलाका है जहां पर ये आरएसएस का कार्यालय है। हम लोग वहां पर भी गए थे, वहां पर भी मौजूद थे और वहां की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है। और ना सिर्फ देखिए यूपी पुलिस, लेकिन जो एलआईयू है यानी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो अपने आप में एक्टिव है। जो आईबी है यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके जो लोग हैं वो भी अपने आप में एक्टिव हैं। तो तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी अपने स्तर पर काम कर रही हैं। अंकित, क्या यहाँ पर भी किसी प्रकार से कोई संदिग्ध या फिर किसी पर शक हुआ हो या फिर यहाँ पर भी किसी की गिरफ्तारी या किसी की हिरासत किसी को हिरासत में लिया गया हो, ऐसी कोई जानकारी है कि आपके पास किसी प्रकार का कोई इनपुट है? बिल्कुल, अगर बात की जाए कानपुर की तो कानपुर से भी फिलहाल किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन लगातार जो टीमें हैं वो यहाँ पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों एटीएस की टीम ने कानपुर, बरेली समेत 3 जिलों से, अलग अलग जिलों से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। जब उनसे पूछताछ की गई तो उसमें एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। खुलासा ये हुआ था कि जो भारत के जो धार्मिक स्थल है, जो आरएसएस के हेडक्वार्टर्स है, जो हिंदू धर्म गुरु है, इन सबको निशाना बनाना था। तो जो आतंकी साजिश है ये कहीं आज से नहीं हो रही है। इसके पहले एटीएस ने जो है वो कई बड़े खुलासे किए हैं। कहीं ना कहीं उससे भी एटीएस जो है वो इनके तार जोड़कर देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद से लगातार अलर्ट जारी किया गया है। जो संदिग्ध जगह है वहां पर लगातार चेकिंग करी जा रही है। जो संदिग्ध शहर है, राज्य है, उनमें लगातार चेकिंग करी जा रही है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है। उसके साथ ही साथ कानपुर की अगर बात की जाए तो एटीएस की एक यूनिट जो है वो कानपुर में मौजूद है। सूत्र बताते हैं कि कानपुर में कई ऐसे हिडिंग एरियाज है जहां पर आतंकियों को छुपने में मदद मिलती थी और जिसके चलते यहाँ पर एटीएस की टीमें जो है वो छापेमारी कर रही है, क्योंकि कानपुर में कई ऐसे एरिया है जहां पर आतंकी जो है वो आसानी से छुप सकते हैं। और अगर बात की जाए टेरर कनेक्शन की तो इसके पहले जब लखनऊ से सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था उस समय भी कानपुर से कनेक्शन निकलकर सामने आए थे। तो कहीं ना कहीं कानपुर जो है उसको सेंसिटिव जोन में रखा गया है, सेंसिटिव माना जा रहा है। और लगातार जो पुलिस है, जो अधिकारी हैं, वो सड़कों पर उतरकर गश्त कर रहे हैं। अगर कानपुर कमिश्नर की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं। कल जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी साफ तौर पर बोला कि कई ऐसे इनपुट्स उनके पास हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका ब्यौरा जो है वो लिया जा रहा है, उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। क्योंकि पूर्व में जो गिरफ्तारियां हुई थी, पूर्व में जो आतंकी कनेक्शन कानपुर से निकलकर सामने आए थे, उनसे संबंधित जो लोग हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उनके जो रिश्तेदार है, जो करीबी हैं, उनसे भी उन पे भी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है और लगातार उनसे जो है वो संपर्क किया जा रहा है, उनसे बातचीत करी जा रही है और कली दर कली जो है वो जोड़ने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होना, उसके बाद विस्फोटक बरामद होने के बाद इस तरीके के ब्लास्ट होना, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो लगातार अपनी जांच कर रही हैं। और एटीएस की जो यूनिट है वो लगातार जो संदिग्ध लोग हैं और जो संदिग्ध एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं उन पर लगातार निगरानी बनाए रखे हैं और जो भी लोग संदिग्ध समझ में आ रहे हैं उनसे लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम अपडेट करें। दरअसल वो ये कि आज भी सुरक्षा कारणों के चलते लाल किला बंद रहने वाला है। मेट्रो स्टेशन सुरक्षा कारणों के चलते
लाल किला मेट्रो स्टेशन धमाके वाली जगह पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर है, धमाके वाली जगह पर भारी पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा कारणों से बंद रहेगा लाल किला मेट्रो स्टेशन। तो अब मेट्रो स्टेशन को आज भी एहतियातन बंद किया गया है। तो धमाके वाली जगह पर भारी पुलिस बल की तैनाती अभी भी है, लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। तो आज भी सुरक्षा कारणों के चलते दरअसल लाल किला मेट्रो स्टेशन जो है वो बंद रहने वाला है और एहतियातन आसपास के जो इलाके हैं उनको भी बंद किया गया है, या तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो भीड़ भाड़ वाले जगह है, आपको याद होगा कि जिस तरीके से लाल किला या उसके आसपास की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं और वहाँ पर पर्यटक या फिर जो लोग हैं वो वहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। लेकिन धमाके के बाद से लोग जो है वो डरे सहमे हुए हैं और निश्चित ही यहाँ पर पूरा लाल किला भी बंद किया गया है।